हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि अरिहंत की सीरीज चल रही है। पॉलिटी इसमें हम लोग प्रेजेंटली कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटी में 2 ऑलरेडी हमने वीडियोस देखे हैं, तीसरी वीडियो होगी जिसको हम इस पार्टिकुलर वीडियो में यूनियन गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और लगातार ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द वीडियोस नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? देखो, सबसे ऊपर हमारे यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होते हैं। तो सबसे पहले उनकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के बिना कंप्लीट ही नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इनके पावर्स जो है नॉमिनल पावर हैं। इनके पावर बस ऐसे पावर हैं जो कि रियल पावर नहीं है, नॉमिनल पावर है। ठीक है, वही अगर पीएम की बात करें तो पावर्स उनके रियल हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, जबकि प्रेसिडेंट के बहुत लिमिटेड जो है पावर्स है। तो आर्टिकल 52 कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जान लो कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में वो प्रोविज़न है, वो मेंशन करता है। दैट इज़ आर्टिकल 52। यही वो आर्टिकल है विच सेज दैट देयर विल बी एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ आर्टिकल 52 एंड द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पे किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं। ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं। सो ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। एंड यहाँ पे प्रिसाइजली अगर कहूँ तो ही इज़ द नॉमिनल हेड। इन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है, बट एक्चुअली इनके पास इतना पावर होता नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। अगर कई बार लोग कहते हैं सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इनकी वाइफ। ठीक है, so he is the first citizen of India and acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of nation। unity मतलब कि भारत की जो है जितने भी स्टेट हैं उनमें यूनिटी हो, लोग जितने हैं वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करें। तो ये एक सिंबल है, प्रेसिडेंट साहब हमारे सिंबल है यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, सत्यनिष्ठा जो होती है, चाहे इस लेवल पे बात करें तो इंटीग्रिटी मतलब कि सारे स्टेट जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में, इंटीग्रल पार्ट हैं। एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। अब हम बात कर लेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है। सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ और व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशन विच यू नीड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 58। कहाँ पे लिखा गया है क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि प्रेसिडेंट जो बनेगा उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, वो लिखा गया आर्टिकल 58 में। एंड इट सेज दैट अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन उनको फुलफिल करना पड़ेगा अगर कोई बंदा जो है प्रेसिडेंट बनना चाहता है। सो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए। एंड सिटीजन वो ऐसा नहीं कि बाई बर्थ ही होना ज़रूरी है। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भी अगर कोई बंदा सिटीजन है भारत का तो वो जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। इनका एज कितना होना चाहिए? इनका एज होना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब वो चुने जा सके, लोकसभा के मेंबर चुने जाने की उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअली मैं बता दूँ होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई ऑफिस जो है नहीं होल्ड कर रहा है जहाँ से उनको प्रॉफिट मिले। अगर वो ऐसे ऑफिस को होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने उस ऑफिस के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द
यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो चलिए जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। सो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये डायरेक्टली नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट खड़े हो गए, ठीक है, 2-4 लोग खड़े हो गए और जनता ने डायरेक्ट जाके वोटिंग कर दी, ऐसा नहीं होता है। इनका जो इलेक्शन का मेथड है वो इनडायरेक्टली है, ठीक है, और जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते, बट ये मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कौन कौन सा वो कॉलेज में लोग पार्ट होते हैं वो देख लीजिए। डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब कि जनता डायरेक्टली वोटिंग नहीं करती है। एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बना के इनको जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि बोथ हाउसेस जो पार्लियामेंट है। जब मैं बोथ हाउसेस बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं राज्यसभा के भी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ और लोकसभा के भी मेंबर की बात कर रहा हूँ। सो इलेक्टेड मेंबर हैं, यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है, नॉमिनेटेड नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। दोनों राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई नंबर 1। नंबर 2 पे आता है इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड वाले, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है वो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। 3 ऐसे हमारे यूटी हैं जिनके खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चुने हुए मेंबर आते हैं और उन चुने हुए मेंबर को पार्टिसिपेट करना होता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये बात हो गई। फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार सवाल पूछ लेता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो क्या उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? तो नहीं करते हैं। So when assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in the presidential election। मान लीजिए कि कोई असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो क्या उसके एमएलए जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, इसका भी एक मेथड है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या होता है? एक एमएलए का वोट जो है कितने वैल्यू के बराबर होता है, कितने लोगों के वैल्यू के बराबर होता है? तो देखिए, एक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके एमएलएस जो होते हैं उनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो उस स्टेट की, जिस पार्टिकुलर स्टेट का वो एमएलए होगा, उस स्टेट की टोटल आबादी, जैसे बिहार की बात करें तो 10.41 करोड़ है, ठीक है, इतनी आबादी ऊपर रखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे, इंटू 1/100 कर देंगे, ठीक है। ये जो होगा वैल्यू निकल जाएगा एक बंदे, एक एमएलए के वोट का। ऐसे ही हम एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यू निकलेगी जो टोटल वैल्यू है वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे ऊपर रखेंगे जितने भी एमएलए के वोट्स हैं उनकी वैल्यू ऊपर रख दीजिए सारे स्टेट्स की, उसके अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड एमपीज़ कर दीजिए, तो एक एमपी का जो है वोट आपका निकल जाएगा। इस तरीके से जो है आपका वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है कि किसको कितना वोट मिला है। अब आगे बढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ पीआर रेशियो बोलते हैं, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज़ थ्रू सीक्रेट बैलेट। यहाँ पे जो बैलेट होता है वो सीक्रेट होता है, उसमें आप जाते चोरी छुपे, उसमें आप एमपी हैं, एमएलए हैं, अपना वोट डाल देते हैं, तो ये सीक्रेट बैलेट होता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मतलब कि आपका जो वोट है
वो सिंगल होगा और ट्रांसफरेबल वोट होगा, मतलब कि आपकी आबादी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हमने निकाली थी कि भाई एक एमएलए का कितना वोट होगा, वो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पीआर रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जितना परसेंटेज आपको वोट मिला उसके हिसाब से आपको चुने जाएंगे कि भाई आपको ज़्यादा मिला कि नहीं मिला, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि भाई आप प्रेसिडेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कौन एडजुडिकेट करता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है। ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एडजुडिकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी प्रपोज्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके बोलेगा कि मैं तो भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो पहले प्रपोजर्स होंगे, उनकी संख्या 50 होनी चाहिए। ठीक है 50 इलेक्टर्स के द्वारा प्रपोज आपको करना पड़ेगा, तभी आप कोई करेगा 50 इलेक्टर्स करेंगे तभी आप नॉमिनेट हो पाएंगे। और उसको जो है सेकेंडर्स मतलब उसको सपोर्ट करेंगे और 50 इलेक्टर्स मतलब कि जो लोग एमपी एमएलए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। 15,000 रुपया आरबीआई में आपको नॉमिनेशन के समय भरना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। अगर आपको बहुत कम वोट मिले तो आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आरबीआई अपने पास रख लेगी, आपको वापस नहीं देगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है नॉमिनेशन के समय ही आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं जमा करना पड़ता है, ये जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के कुछ कंडीशंस होते हैं कि उसी कंडीशन के हिसाब से जो है आप काम करोगे। तो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके भी कंडीशन है। भाई कोई भी बंदा जाकर प्रेसिडेंट बन गया और अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर सकता ना। कंडीशन है कि भाई आप प्रेसिडेंट बनना है मान लो आपको, तो आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या नहीं होना पड़ेगा, तब जाके कंडीशन है। इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हो तभी आप जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस को जो है होल्ड कर पाओगे। सो ये जो कंडीशन की बातें हैं वो लिखी गई हैं अंडर आर्टिकल 59 एंड एज पर दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए। देख लेते हैं। नंबर वन जो है कंडीशन वो है ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट होंगे, ईदर हाउस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी भी हाउस के वो मेंबर यानी कि सदन के मेंबर वो नहीं होने चाहिए, या फिर वो किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया था आपको कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये एक ऐसा ऑफिस होता है जिससे कि प्रॉफिट होती है पार्टिकुलर ऑफिस बियरर को। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस बियरर होंगे जहाँ पे प्रॉफिट होती है तो वो क्या गारंटी है कि उस ऑफिस के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। एंड ही इज़ इंटाइटल टू सच इमोलूमेंट्स। इनको पैसे मिलेंगे। इमोलूमेंट्स मतलब जो सैलरी होती है, इनके अलावा अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि भाई प्रेसिडेंट साहब को इतनी प्रिविलेजेस, इतनी अलाउंसेस और इतनी जो है इमोलूमेंट मिलनी चाहिए। वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वो उसके हिसाब से उनको मिलेगा। हिज इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट बैठ गया, पठासीन है, अपने प्रेसिडेंट को पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और उनको डिसाइड किया गया था कि 5 लाख आपकी सैलरी होगी, तो उसको उनके टेन्योर में कम नहीं किया जा सकता, उनके टेन्योर में उसे कम नहीं किया जा सकता है। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, सवाल पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो इस पोस्ट के लिए एक ओथ दिलाने का प्रावधान है। प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाता है। तो ये आर्टिकल 60 में कहा गया है। एनी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक सिमिलर ओथ।
मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट कई बार नहीं होते, उनकी ऑफिस वैकेंट होती है किसी भी वजह से, हो सकता है इल हैं, हो सकता है इज़ नॉट एबल टू वर्क एंड कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको एक्ट करने के लिए भी वो जो है उनको ओथ लेना पड़ता है, सिमिलर ओथ। अब आ जाइए देखते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितने साल के लिए काम करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 56 कहता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा वो होगा फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस डेट को वो घुसे, मान लो 1 जनवरी 2025 को ऑफिस ज्वाइन किया इन्होंने, तो ये 5 साल यहाँ से ऐड कर लो फर्दर, उतने साल ये काम करेंगे और रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे। एंड ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिख के। और एक प्रेसिडेंट के लिए कोई टर्म का कोई निर्धारण नहीं है, कितने समय के लिए भी बन सकते हैं, ये रह सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बनेंगे। अमेरिका में जैसे क्या है 2 बार का टर्म है, 2 बार बन सकता है एक प्रेसिडेंट, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो है कई बार बन सकते हो आप, अगर क्वालिटी है, क्वालिफाइड हो तो कई बार बन सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक, उनका कार्यकाल एक बार देख लेते हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं हम लोग जो अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं उनका टेन्योर और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे जिनका टेन्योर लॉन्गेस्ट भी रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका 3 बार का टेन्योर रहा है और टोटल इनका टेन्योर की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स एंड इनका टेन्योर लॉन्गेस्ट यानी कि 12 साल का था। फिर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पीरियड जो है 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 यानी कि एग्जैक्टली 5 साल का रहा। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका पीरियड भी अगेन काफ़ी छोटा था, 2 साल का मात्र इनका पीरियड था। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे टू डाई इन हार्नेस, ठीक है, इनका देहांत हो गया था। फिर आते वीवी गिरी। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे इनिशियली, बाद में प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए चूँकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो वीवी गिरी को जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ा था। ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक इनका पीरियड था। फिर आते हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एंड इनका जो है प्रेसिडेंट का पीरियड जो रहा वो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक का पीरियड रहा। ही वॉज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकेंड एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, सेकेंड एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। फिर आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी अगेन दोबारा बने। इनका जो दोबारा वाला पीरियड था वो 5 साल का एग्जैक्ट था वीवी गिरी साहब का, 1969 24 अगस्त से लेकर 1974 24 अगस्त तक। फिर आते हैं एफ अली अहमद। ये जो थे इनका देहांत हो गया था ऑफिस में रहते हुए ही। 3 साल के आसपास का टेन्योर रहा इनका, 2.5 साल के आसपास। 24 अगस्त 1974 गद्दी पे बैठे थे, प्रेसिडेंट बने थे और 11 फरवरी को 1977 में इनका देहांत हो गया था। फिर आते BD जत्ती साहब, प्रेसिडेंट बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई 1977, मात्र 5 महीने के आसपास का इनका टेन्योर रहा। नीलम संजीवा रेड्डी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनसे
बार बार सवाल पूछा जाता है। एक तो पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और उसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी की खास बात ये थी कि इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे ये, ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये रहे प्रेसिडेंट। आर वेंकट रमना ये जो थे अगेन प्रेसिडेंट रहे, और ये 76 साल के थे जब प्रेसिडेंट बने थे, तो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे ये। एंड 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक ये प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर SD शर्मा, इनका पीरियड जो रहा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997, 5 साल तक। KR नारायणन साहब का भी 5 साल का पीरियड रहा, 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। पहले ये दलित प्रेसिडेंट थे, इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले ये दलित प्रेसिडेंट थे KR नारायणन साहब। फिर आते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पीरियड जो था 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक का पीरियड था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट। फिर आती प्रतिभा पाटिल मैम, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड शी सर्व्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम 25 जुलाई 2002 टिल 25 जुलाई 2007। फिर आते हैं 2007 से लेकर ये 2012 तक इनका पीरियड था। फिर आता है नाम बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रणब मुखर्जी साहब का, कांग्रेस के एक जायंट नेता थे, और बीजेपी ने इनको प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट बीजेपी ने नहीं बनाया, एक बन तो गए थे 2012 में ही, लेकिन बीजेपी ने इनको कंटिन्यू रखा, बहुत इज्जत दिया। तो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये प्रेसिडेंट रहे। बीजेपी ने इनको काफ़ी इज्जत दिया, काफ़ी हाइप किया इनको, एंड कांग्रेस को जलाने की कोशिश करी थी। खैर ये पॉलिटिकल बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। रामनाथ कोविंद का पीरियड जो था ये 25 जुलाई 2017 से लेकर अब ये 25 जुलाई 2022 में ये इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है अभी करंट में जो है वो धनखड़ साहब हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इम्पीचमेंट जो हुए उसके बारे में। अभी जो है करंट में जो है मुर्मू मैम है, सॉरी मुर्मू, ठीक है, मुर्मू मैम है करंट। धनखड़ साहब तो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मुर्मू मैम की खास बात यह है कि वो जो है वो पहली दलित जो हैं वो प्रेसिडेंट बनी है। अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट कैसे होता है, कैसे जो है प्रेसिडेंट को उनकी गद्दी से हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 14 दिन पहले एक नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट साहब को कि आपके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल लेके आया जाएगा। ये 14 दिन पहले की नोटिस बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये संभव नहीं है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो मेंशन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में, दैट प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम ऑफिस। क्या ग्राउंड हो सकता है? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही ग्राउंड है कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने अगर वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक होता है, उसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता है, इवन प्रेसिडेंट भी नहीं। अगर वो वायलेशन करते हैं तो उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया जाएगा। एंड द इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे ईदर हाउस का मतलब ये है कि या तो राज्यसभा में ये लाया जा सकता है या फिर इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा में। दोनों सदन में से किसी में भी ये हो सकता है। These charges should be signed by 1/4 member of the house। जिस भी हाउस में लाया जा रहा है, मान लो कि लोकसभा में लाया जा रहा है, तो उसके टोटल मेंबर का 1/4 मेंबर जो है वो साइन करेगा उस चार्ज को, तभी लाया जा सकता है। या फिर राज्यसभा में है तो उसके मेंबरशिप का 1/4 भाग जो मेंबर है वो साइन करेंगे, तभी लाया जाएगा। 14 दिन की नोटिस मैंने बता ही दी कि दी जाएगी, दैट दिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट आफ्टर द इम्पीचमेंट बिल इज़ पास्ड। सपोज इम्पीचमेंट बिल लाया गया और दोनों सदनों में पास हो गया,
ठीक है, दोनों सदनों में पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी सदन में लाया गया है, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन पास उसको होना पड़ेगा दोनों सदनों में। सो आफ्टर द इम्पीचमेंट बिल इज पास्ड बाई ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। एक सदन में पास हो गया, दोनों सदन में पास होना है, तो एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में वो जाएगा। इसके बाद कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, खुद अपने जो इम्पीचमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी गलतियां अपने पहलू को रखेंगे। ठीक है, कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, जो भी है। इफ़ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासिस द इम्पीचमेंट बिल बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यहाँ भी ठीक है, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल इज सो पास्ड। दोनों सदनों में पास हो गया, जिस डेट को जो है दोनों सदनों में, मतलब एक सदन में पास हो गया, दूसरे सदन में भी पास हो गया, उस डेट को जो है माना जाएगा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया है। अभी तक इतिहास में, हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। ये हमारे इतिहास की एक पहलू है पॉलिटी में कि भाई अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। फिर आता है वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस की, क्या होगा कि वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। एक तो भाई खुद ही वो जो है टेन्योर कंप्लीट हो गया तो वैकेंट हो जाएगा पोस्ट जो है, या फिर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वैकेंट माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 62 कहाँ पे प्रावधान है? आर्टिकल 62 पे ये प्रावधान है कि भाई वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट ऑफिस में, कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ये कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का टेन्योर होता है, जनरल टेन्योर, 5 साल तक काम करते हैं, उस बीच में उनको नहीं हटाया जाएगा नॉर्मली, इम्पीचमेंट नहीं हुआ तो। लेकिन 5 साल कंप्लीट हो गया तो उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, बाय हिज रेजिग्नेशन और हिज रिमूवल बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है, या फिर उनका डेथ हो गया, 3-4 बातें हैं यहाँ पे। रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, खुद ही रिजाइन कर दिया कि भाई मैं प्रेसिडेंट अब नहीं रहना चाहता, वो कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूव कर दिया गया उनको इम्पीचमेंट ला के, तब भी उनका पोस्ट जो है वैकेंट माना जाएगा, ऑफिस जो होगा प्रेसिडेंट का वैकेंट माना जाएगा, या फिर उनका डेथ हो गया। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कि व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। अब इनका इलेक्शन हुआ, बाद में पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इनका इलेक्शन गलत था, गलत तरीके से क्वालिफाई हुए थे, तो इनको डिसक्वालीफाई कर दिया। उस केस में भी इनका जो है ऑफिस जो है वैकेंट माना जाएगा। इसके अलावा एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ड्यू टू एक्सपायरेशन ऑफ टर्म मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इन जनरल जो होता है प्रेसिडेंट का वैकेंट होने से पहले ही इलेक्शन हो जाता है। एक मान लो कि जैसे रामनाथ कोविंद साहब थे, तो उनकी पोस्ट की वैकेशन से पहले ही द्रौपदी मुर्मू मैम का चुनाव हो गया था। तो ये जनरल प्रोसीजर है। किसी भी केस में 6 महीने से ज़्यादा ये पोस्ट वैकेंट नहीं रह सकता है। लास्ट जो प्रेसिडेंट है, मान लो कि वो हट गए किसी वजह से, टेन्योर कंप्लीट हो गया, मर गए, जो भी हो सकता है, तो उनका पोस्ट जो है, ऑफिस जो है, वो वैकेंट नहीं रख सकते 6 महीने से ज़्यादा। सो इफ़ द ऑफिस फॉल वैकेंट बाई रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट के का रोल प्ले करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस केस में जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं वो प्रेसिडेंट के तरीके से एक्ट करते हैं। खैर, एनी केस में, किसी भी केस में, द इलेक्शन टू फिल सच वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी। अब मान लो कि वैकेंसी हो गई है और वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो तो ऑफिशिएटिंग है, लेकिन जो वैकेंसी हुई है उसके 6 महीने जोड़ लो, उसके अंदर में जो फ्रेश इलेक्शन है हो जाना चाहिए और प्रेसिडेंट बन जाने चाहिए। ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एज्यूम द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो 5 साल रहेंगे अपने डेट से, ये तो क्लियर है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो नंबर 1, वीवी गिरी
इज की बात करें तो इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ द ओनली पर्सन हु वन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये किसी भी पार्टी से नहीं खड़े किए गए थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुए थे और 1969 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये चुनाव जीत गए थे और प्रेसिडेंट बन गए थे। वी गिरी का नाम याद रखेंगे। फिर आता है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रेसिडेंट बने और निर्विरोध बने, अनअपोज्ड बने। इनके अगेंस्ट में किसी ने भी नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया था, ये खुद अकेले खड़े थे और जीत गए। 1977 में ये हुआ था। जस्टिस हिदायतुल्लाह ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस थे। सो ही द ओनली पर्सन हु वंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ही डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इन 1969। Justice Muhammad Hidayatullah is the only person to perform the function of the president two times in two different capacities. The first time 1969 में ये चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे ऑफिशिएटिंग। एंड सेकेंड टाइम ये खुद जो है वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और उस समय प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट वैकेंट हो गया, तब भी ये ऑफिशिएटिंग बनाए गए थे प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1969 में ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और किसी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई तो दोनों अवेलेबल नहीं थे, प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं थे। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को ऑफिशिएटिंग बनाया गया था प्रेसिडेंट और 1982 में खुद ये वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ तो इन्हें जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस वो प्ले करते हैं। देखिए वैरायटी ऑफ इनके पास पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, पार्डनिंग पावर है जिसे जुडिशरी पावर कहते हैं। तो ये सब इनके पावर है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर भी है इनके पास। तो आर्टिकल 77 जो कहता है वो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में है प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आर्टिकल 77 में लिखा गया है। ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होगा गवर्नमेंट का वो किसके नाम पे होगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। हालांकि इनके बस ये नॉमिनल हेड है, इनके नाम पे सब कुछ होता है बट इनके पास रियल पावर नहीं है। रियल पावर किसके पास है? पीएम के पास। बट जितने भी एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात करें। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एक पावर में और बात करें तो ये जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। जो नाम सजेस्ट होगा, जो काउंसिल ऑफ जो बड़ी पार्टी है नाम सजेस्ट करेगी तो प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करेंगे खुद, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्री है उसके मेंबर्स को ये अपॉइंट करेंगे। सो ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स। इसके अलावा CJI चीफ जस्टिस या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के भी जजेस को ये नियुक्त करते हैं। इसके अलावा नियुक्तियां बहुत करते हैं ये। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति ये करते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनके बारे में 148 नंबर आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है, इसकी भी नियुक्ति यही करते हैं। एंड ऑडिटर जनरल की हो गई। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या फिर उसके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति खुद प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति करते हैं और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। गवर्नर्स जो कि स्टेट में हेड होते हैं उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन का भी गठन और उसकी मेंबर्स की नियुक्ति ये करते हैं हर 5 साल में। तो चलिए ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का। इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स भी बहुत सारे हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि इनके बिना आखिरी एसेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। तो वो तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहला इनका लेजिस्लेटिव पावर्स कि भाई ये कभी भी ये समन करते हैं या फिर प्रोरोग करते हैं, मतलब बुलाते हैं या फिर आह्वान जिसे कहते हैं। समन मतलब आह्वान होता है कि लोग पार्लियामेंट को ये बुलाएंगे और प्रोरोग भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को, डिजॉल्व जिसे प्रोरोग रोक स्थगित कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो डिजॉल्व द लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, बट कोई ये इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर जब कहेंगे कि भाई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ, तो ये लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं।
ही कैन ऑल्सो समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कब बुलाया जाता है? जब कोई बिल अटक जाती है, एक सदन में पास हो गई, मान लो लोकसभा में पास हो गई बट राज्यसभा में वो पास नहीं हो रही है, वाइस वर्सा, राज्यसभा में पास हो गई, लोकसभा में नहीं पास हो रही है, उस केस में स्टैग्नेशन का पीरियड हो जाता है। उस केस में एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाना ज़रूरी होता है और ये काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। उस जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है उसके जो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं प्रिसाइड करते हैं, जबकि इसको प्रिसाइड, जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो उसको प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा अगर लेजिस्लेटिव पावर देखें तो ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो उसके कमेंसमेंट, जो फर्स्ट सेशन का जो कमेंसमेंट होता है उसको ये जो है एड्रेस करते हैं, वहाँ पे भाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं। एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर में भी ये काम किया जाता है। एक तो मान लो कि चुन के आई, सरकार चुन के आई है तो फर्स्ट सेशन में करेंगे, उसके अलावा हर साल फर्स्ट सेशन में करते हैं, भाषण देते हैं ये। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रिसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। होता क्या है कि हम जानते हैं कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं। स्पीकर है, मान लो वो काम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कभी हो सकता है कि स्पीकर नहीं है, इल है, कहीं चले गए, कोई दिक्कत आ गई, तो डिप्टी स्पीकर टेक ओवर कर लेते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को। आपने सुना होगा ना, बैठ जाइए मीरा कुमार वाला। खैर, तो ये जो है डिप्टी स्पीकर करेंगे। मान लो कि डिप्टी स्पीकर का भी पोस्ट वैकेंट है, उस केस में प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। जनरली सीनियर मोस्ट टाइप के और अच्छे वक्ता को किया जाता है, वो बात अलग है, बट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, किसी भी लोकसभा के मेंबर को उस समय ये अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर। ठीक है, ये भी इनका लेजिस्लेटिव पावर है। When राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ, तो ये राज्यसभा में भी काम होता है। लोकसभा में जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो वहाँ पे किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं उन्हीं मेंबर्स में से। और राज्यसभा में भी मान लो सेम केस हो गया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी को प्रिसाइड ओवर करने के लिए राज्यसभा को। इसके अलावा ये 12 जो मेंबर्स हैं जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड से आते हैं, एक्सपर्टीज़ होल्डर होते हैं, जो कि आर्ट, साइंस और डिफरेंट नॉलेज से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स का कोई एक्सपर्ट है, तो ये 12 ऐसे मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। सो ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एमंग्स द पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस वगैरह में। तो ऐसे मेंबर को ये नॉमिनेट करते हैं। जैसे विजय माल्या को एक नॉमिनेटेड मेंबर था, उसको नॉमिनेट किया गया था, हालांकि भगौड़ा निकला। एंड ये 2 एंग्लो मेंबर कम्युनिटी के मेंबर्स को लोकसभा में नियुक्त करते हैं। अभी ये 2 जो है एंग्लो मेंबर्स की कम्युनिटी का, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर कर देना, ये ख़त्म हो चुका है, अमेंडमेंट आ गई है और ये 2 मेंबर्स को अब नहीं नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे। ही ऑल्सो डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हो सकता है डिस्क्वालीफाई किया जाए कि नहीं किया जाए इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के साथ बैठते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पे बातचीत होती है। अगर जेन्युइनिटी लगती है कि हाँ डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए किसी भी मेंबर को, तो होता भी है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स की और बात करें तो हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज़ नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट, जैसे कि मनी बिल। मनी बिल जब भी आता है तो उसमें प्रायर परमिशन होता है, प्रायर एसेंट होता है, कह सकते हैं रिकमेंडेशन होता है, कह सकते हैं प्रेसिडेंट का। तो इसीलिए मनी बिल को जो है जब भी दोनों सदनों में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसे एसेंट अपना देना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेशन पे आता है, उसको वो विथहोल्ड या फिर जो है डिसेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया मनी बिल। इसके अलावा बिल फॉर रिक्रिएशन ऑफ न्यू एस्टेट, इसमें भी इनका प्रायर रिकमेंडेशन होता है, तो ये कुछ प्रायर रिकमेंडेशन देते हैं। इसके अलावा व्हेन अ बिल इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, दोनों सदनों में पास हो गया,
तो इनके पास वेराइटी ऑफ पावर है। सबसे पहला पावर है कि भाई 2 सदनों में पास हो गया कोई बिल आ गया तो ये उसे एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैं भी सहमत हूँ, ठीक है, एसेंट दे दिया, बिल एक्ट बन गया। इसके अलावा ये एसेंट को होल्ड कर सकते, विथ होल्ड कर सकते, नहीं देंगे, ठीक है। या फिर ये तीसरा जो ऑप्शन है ये रिटर्न कर सकते हैं बिल को, मनी बिल को नहीं रिटर्न कर सकते, बाकी नॉर्मल बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल जिसे कहते हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई ये बताएंगे कि इसमें ये मुझे दिक्कत लग रही है, इसको थोड़ा सोच समझ के फिर से अमेंड करके मेरे पास भेजो। लेकिन अगर उन्होंने रिटर्न किया और वो बिल सेम वैसे ही पास होके आ गया तो उस केस में इनके पास कोई पावर नहीं है, उन्हें एसेंट देना पड़ेगा। हाउएवर इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विथ और विथआउट अमेंडमेंट, जो प्रेसिडेंट ने बोला है, तो हो सकता है कि अमेंडमेंट करके भेजा जाए या फिर हो सकता है कि बिना अमेंडमेंट के ही भेज दिया गया। अब ये जब वापस आएगा बिल तो प्रेसिडेंट उसे एसेंट देना ही पड़ेगा, उसको विथ होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एसेंट टू दिस बिल। ही कैन ऑल्सो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ये जब भी मान लो कि लोकसभा वर्किंग में नहीं है तो क्या उस समय इंपॉर्टेंट नेचर के बिजनेसेस नहीं होंगे, क्या उस समय कानून नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया है कि भाई आप ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं। सो ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है। व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन का मतलब ये है कि लोकसभा डिसॉल्व है। So the ordinances must be approved by Parliament within 6 weeks from its reassembly। जब मान लो कि दोबारा चुन के आ गई लोकसभा, दोबारा बैठ गई, उसके 6 महीने के अंदर में इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, वरना ये नल एंड वॉइड माना जाएगा। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, जब चाहे तब ये अपने ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इनके फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास है। फाइनेंशियल पावर्स भी बहुत वैरायटी ऑफ पावर्स हैं। कोई भी मनी बिल बिना प्रायर परमिशन के या फिर प्रायर रिकमेंडेशन के हमारे प्रेसिडेंट साहब के पेश नहीं किया जा सकता है लोकसभा में। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। किसके? प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही ये लाया जाता है। दूसरा फाइनेंशियल पावर है इनका, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट, कई बार आपने सुना होगा ना कि जैसे बजट आता है तो हर डिपार्टमेंट अपना डिमांड फॉर ग्रांट देती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। वो जो भी डिमांड आता है उस डिमांड का ग्रांट जो है रिकमेंडेशन देना पड़ता है प्रेसिडेंट साहब को, तभी उसे निकाला जाएगा। ही कॉजेज टू बी द लीड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं, बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पेश करवाते हैं, इन्हीं के द्वारा ये रखा जाता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में, जिसे हम यूनियन बजट भी कहते हैं। अगला जो फाइनेंशियल पावर है वो है दैट ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए, एक तो होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करता है कि भाई कुछ हो गया, मान लो कि भूकंप आ गया, मान लो कि सुनामी आई थी, इस तरीके के अनफोर्सिन जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए खर्चे होते हैं, वो खर्चा एडवांस में निकाला जा सकता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, और ये जो है कौन करेगा? ये एडवांस निकालने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ही ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का जो है गठन होता है, और इसकी वेराइटी ऑफ टास्क होते हैं। फाइनेंस कमीशन का मेन टास्क होता है कि भैया टैक्सेस जो आए हैं, जो पैसा आया, उसको डिज़ोल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसे कैसे बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसे कॉन्स्टिट्यूट करने का हर 5 साल में अंडर द आर्टिकल 280 का काम करते हैं प्रेसिडेंट साहब। फिर अगला जो फाइनेंशियल पावर है वो है, अब तो फाइनेंशियल पावर नहीं है इनके पास, जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर से मतलब ये नहीं कि ये जज बन जाते हैं, जज नहीं बनते हैं, लेकिन जुडिशरी पावर है इनके पास। जैसे कि ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों कोर्ट्स के जजेस को भी याद रखिएगा, नीचे लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को नहीं अपॉइंट करते, बट
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करने का काम करते हैं। हालांकि इसमें कंसल्टेशन होता है, इसमें कंसल्टेशन रहता है। जब जजेस की नियुक्ति होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन होता है। इसके अलावा अगर बात करें जुडिशरी पावर की प्रेसिडेंट की, तो ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। कोई लॉ और फैक्ट का कोई क्वेश्चन है जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है, जिसमें जुडिशरी एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो मैटर रख देंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई साहब आप मुझे समझा दीजिए ये क्या है, ठीक है, आप एडवाइस करिए। जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी इनको, वो इन पे बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो उसको ये फॉलो ही करना है, ये फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ये जो है, जो एडवाइस लेने का पावर है, ये आर्टिकल 143 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ वेरियस पावर्स ऑफ पार्डन। ये किसी को पार्डन कर सकते हैं, किसी, मान लो कि किसी को मौत की सज़ा सुना दी गई है, उसको ये माफ़ कर सकते हैं। कैन रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट, ये अलग अलग फॉर्म के जो डिफरेंट तरीके के जो सज़ा होती हैं, उनमें डिफरेंट तरीके से कैसे उसे कम किया जा सकता है, उसके फॉर्म को बदला जा सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये पार्डनिंग, रिप्राइव मतलब कि मुक्त कर देना, कि चलो छोड़ दिया, रिमिशन, रिस्पाइट, कॉम्यूटेशन, ये सब कर सकते हैं। फिर आता है कम्यूट करना, मतलब कम कर सकते हैं सज़ा को। द प्रेसिडेंट इंजॉयस लीगल इम्यूनिटी एंड इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट। जब तक वो प्रेसिडेंट हैं उन पे क्रिमिनल एक्ट तो लगाया ही नहीं जा सकता, कोई केस भी नहीं बनता है उनके ऊपर। जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं उन पे कोई क्रिमिनल केस लगा के, ऐसा नहीं कि उनको क्रिमिनल कोर्ट में घसीटा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ही हैज़ लीगल इम्यूनिटी एंड इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग डन इज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता है कि भाई आप आ जाइए कोर्ट में, घसीटता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं हो सकता है। जो ऑफिशियल काम है वो कर रहे हैं, करेंगे। फिर आता है इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स है। देखिए, जब भी डिप्लोमेसी की बात करते हैं हम लोग, तो भारत का हम संबंध देखते हैं वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह। So the international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of president. हालांकि पीएम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पे होता है भैया? तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है। साइन होगा ना तो प्रेसिडेंट का ही साइन होगा। सो द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये इनकी डिप्लोमेटिक पावर है। इसके अलावा ही सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, जो दूसरे देशों में जाते हैं। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके जाता है ना। तो एम्बेसडर्स भेजना, हाई कमिश्नर्स भेजना डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका काम है, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनको भेजना। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स तो क्या कहें, मिलिट्री पावर्स में तो ये सेना के सुप्रीम कमांडर ही होते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। So he is the supreme commander of the defense forces of India. He appoints chief of army, chief of navy, and जो एयर चीफ होते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसे बोलते हैं, CS बोलते हैं एयरफोर्स का, उसे भी, मतलब जो भी तीनों सेनाओं के हेड होते हैं उनको अपॉइंट करने का भी पावर है। ही डिक्लेयर्स वार ऑन और कंक्लूड पीस। ये किसी भी देश के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल है, सीधे प्रेसिडेंट ने बोला है उसके अगेंस्ट में वार है तो वार छिड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद है, PM है, सब एडवाइस करेंगे। सो इट डिक्लेयर्स वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के ही अप्रूवल पे ये हो सकता है। अब इनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी है। इमरजेंसी तब आती है जब मान लो कि 3 तरीके की इमरजेंसी हमने देखी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हमने देखी है। तो 3 तरीके की इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं। इमरजेंसी पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन 3 कंडीशंस आफ्टर गेटिंग द रिटन रिकमेंडेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। उसी रिटन रिकमेंडेशन के बेस पे ये डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। वो रिटन रिकमेंडेशन नहीं है तो ये डिक्लेयर भी नहीं कर सकते इमरजेंसी को। ध्यान रखिएगा कि रिटन रिकमेंडेशन इज़ मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। ये नंबर 1 जो 3 इमरजेंसी बताई उसमें नंबर 1 है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रावधान है हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है दैट द नेशनल
इमरजेंसी arising out of war, external aggression और armed rebellion within the country। नेशनल इमरजेंसी कब होगा? जबकि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, वार हो गया किसी कंट्री के साथ, पाकिस्तान घुस गया अंदर तक, एक बात कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे ही देश के लोग कुछ मतलब जनता जो है आर्म्ड रिवेलियन कर गई, हथियार उठा लिए, कानून व्यवस्था को नहीं समझ रही है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 352। बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हनन हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इस तरीके की इमरजेंसी होती है जैसे प्रेसिडेंट रूल, कि भाई कोई सरकार जो है किसी स्टेट की एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का जो मेंशन है आर्टिकल 356 में है, इट अराइजेज आउट ऑफ द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि कोई स्टेट है, मान लो बिहार ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से नहीं चल रही है इन द स्टेट, दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वहाँ पे या फिर प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, लगा दिया जाता है। हालांकि इसका मिसयूज खूब होता है। खैर, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन की गई है, अभी तक नहीं लगाई गई है, ये एक फैक्ट है। दिस इज अराइजेज आउट ऑफ द थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भाई हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से बिगड़ गया है कि अब हम स्टेबल ही नहीं हैं, खाने को लोग मरने लग गए, इस तरीके की। देखिए, एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस ज़रूर आया था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय भी नहीं लगाई गई थी। 1991 की बात कर रहा हूँ, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। हमारे पास मात्र 15 दिन के लिए ही इंपोर्ट करने का जो है फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। अब हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर हुई है। तो भारत में 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, जिसमें तीसरे नंबर की जो इमरजेंसी है काफ़ी डिबेटेड है और काफ़ी उसको इतिहास में एक ब्लैक प्रोस्पेक्ट की तरीके से देखा जाता है। फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1962, जब भारत का सामना चाइनीज़ एग्रेशन से हो गया था। चाइना का एग्रेशन हुआ था, चाइना लैंड छीनने लग गई थी, चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था 1962 में, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी जो लगाई गई थी वो भारत पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का लिबरेशन वार था 1971 में, तब लगाया गया था। तीसरी इमरजेंसी तो इंदिरा सरकार में लगी थी। थर्ड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और उसी के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिवेलियन में चेंज कर दिया गया था। कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है भाई, इसका कोई डिफिनीशन है क्या? अनक्लियर टर्म था, तो उसको 42वां संशोधन लाके 44वां इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया था। खैर, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चलता है। देखिए, 3 तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट जो है के अकॉर्डिंगली सरकार चलती है। दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम होते हैं, उनके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, उनके से हेल्प लेके वो काम करते हैं। तीसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, जिसमें प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर होता है और पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर होता है। बट हमारे देश में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट हमारे ज़्यादा पावर होल्ड कर सकती है, की हुई है। So the Constitution of India has provided for a parliamentary form of government and the president has been made only a nominal executive। ये एक नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, रियल एक्सिक्यूटिव नहीं है। रियल एक्सिक्यूटिव जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड करते हैं पीएम, वो है। ये जो बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। पीएम के पास ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर है। ये हो गया पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अगला टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट।